दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये हमारा हिंदी टेस्ट ऑनलाइन लिया गया है और ये हिंदी की टेस्ट सीरीज नंबर 13 है। तो बात करेंगे आज हम इन हिंदी के जो टोटल 15 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और टोटल 15 क्वेश्चन की डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस हिंदी के 15 क्वेश्चन की, और ये MGV स्टडी पॉइंट YouTube चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और इसका ये सोल्वर्ड पार्ट है। तो बात करेंगे, यहाँ पे ये डेट दी गई है, तो ये डेट है आपको टेस्ट के लिए रीन्यू डेट दी जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अब हम बात कर लेते हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये UPCL TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट से पहले कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन फर्स्ट, किस व्यंजन में उच्चारण में जीवा यानी जीभ तालू से नहीं टकराती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय जीभ तालू से नहीं टकराती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है घ। जब घ को बोलते हैं तो जीभ तालू के नहीं टकराती है, और ये इसमें ए आ और कै वर्ग जो सारा है ये कंठ व्यंजन कहलाता है। घ है वो कंठ व्यंजन है, उच्चारण करते समय घ की ध्वनि कंठ से निकलती है। और बात कर लेते हैं ये च, ये और से, ये तीनों ही जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ तालू के टकराती है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो सेकंड नंबर है। क्वेश्चन सेकंड, दूरदर्शा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूरदशा शब्द में निहित संधि कौन सी है? तो यहाँ पे आपको शब्द दिए गया है दूरदशा, और इसमें जो निहित संधि है वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, और यहाँ ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर आ जाए या घोष वर्ण आए तो यहाँ पे विसर्ग का रे बन जाता है, विसर्ग का रे बन जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके विच्छेद की। तो संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे दू और आगे विसर्ग और प्लस में दशा, और यहाँ पे इस विसर्ग का रे बन जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको दिया गया है समास और उस समास का जो एक उदाहरण, और उदाहरण का समास से कौन सा नहीं सुमेलित है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है रातों रात। रातों रात में कर्मधारय समास न होकर के ये हमारा जो है ये अव्ययी भाव समास है, ये अव्ययी भाव समास है। और यहाँ पे आपको दिया गया है ये रातों रात कर्मधारय समास नहीं है। और रातों रात का अगर हम समास विग्रह करें तो रात ही रात में, और यहाँ पे चक्रपाणी बहुब्री समास दिया गया है। तो यहाँ पे चक्र है पाणी अर्थात जिसके हाथ में, और भगवान विष्णु। और आगे दिया गया है दोपहर यानी दोपहर, दो संख्यावाची शब्द है, और इसमें पहला जो शब्द संख्यावाची होता है ये द्विगु समास होता है। कार्य निपुण, कार्य में निपुण में अधिकरण तत्पुरुष समास है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में गोपाल मुंबई से आगरा जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो यहाँ पे हमारा जो कारक है वो अपादान है, और अपादान मूल स्थान से अलग होने के भाव में, तो यहाँ पे अपादान से अलग या पृथक्करण के भाव, उत्पत्ति स्थल से अलग होना, भय, लजाने के भाव या ग्रहण करने के भाव, तुलनात्मक अध्ययन में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, और बात कर रहे हैं 5 में
किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है, आपको वो शब्द अलग करना है जिसमें अद उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे हमारे पास है अधर्म। अधर्म में अ उपसर्ग है और उपयुक्त यहाँ पे तीनों में अद उपसर्ग लगा है, तो अधर्म में नहीं है, ये अद उपसर्ग नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन 6 नंबर है। क्वेश्चन 6 में लय प्रीत्य से निर्मित शब्द नहीं है, आपको वो शब्द निकालना है जिसमें लय प्रीत्य नहीं है। प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कमल। इसमें वत्स है और लय प्रत्यय है, श्याम है लय प्रत्यय है, मंजू है और लय प्रत्यय है, लेकिन कमल में कोई प्रत्यय नहीं है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से हमें किसी का कोई पता नहीं चलता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे हम किसी को कुछ नहीं, तो एक तो किसी हो गया और कुछ, यहाँ पे हमें कोई पता नहीं चलता है किसी को कुछ हो, तो ये अनिश्चय है। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन पहला है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम से हमें इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के बारे में, जैसे कोई कुछ, इनके बारे में पता नहीं चल पाता है, वो अनिश्चित होता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, और इसमें विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो विशेषण दिया गया है ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें जो लाभदायक है वो एक गुण है, दूध के गुणों की विशेषता बताई जा रही है। और संज्ञेय सर्वनाम की गुण, दशा, दोष एवं स्वभाव को प्रकट करने वाले शब्द जो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में बात करने वाले हैं कोयला शब्द में संज्ञा भेद बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोयला जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है जातिवाचक संज्ञा। कोयला में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोयले 4 प्रकार के कोयले हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिंग और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं। अगर इनमें से आपको पूछा जाए किसी कोयले का नाम लेकर के, तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोयला है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चारों कोयलों के बारे में बताए जा रहे हैं। और चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में भद्र का तद्भव होगा। भद्र शब्द है वो तत्सम शब्द है, और भद्र का जो तद्भव होगा वो होगा भला। भद्र अपने आप में तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा भला। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, पाप का विलोम शब्द होगा। तो बात कर रहे हैं कि जो पाप शब्द है इसका विलोम शब्द होगा, और पाप का विलोम होता है पुण्य। पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसे कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वो जितेंद्रिय कहलाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वो जितेंद्रिय कहलाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। और बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में मोहन गया होगा इस वाक्य में काल का संकेत करता है। तो मोहन गया होगा ये वाक्य किस काल का है, या हम कह सकते हैं किस टेंस का है? तो ये संदिग्ध भूतकाल का। संदिग्ध भूतकाल में जब किसी कार्य के होने पर कोई संदेह जताया जाता है या कोई संदेह रहता है, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। और अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है आसन भूत। आसन भूत होता है ये वर्तमान काल के जैसा ही होता है। और आगे ये अपूर्ण भूत, और यहाँ पे बात करेंगे अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में जो भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। और आगे हम बात करेंगे सामान्य भूत। और सामान्य भूत जिसमें कोई कार्य भूतकाल में सामान्य से कार्य होता है।
और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 8 कनौजिए और 9 चूल्हे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है फूट होना, आपसी फूट होना, और इस लोकोक्ति का अर्थ है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में व्याकरण की दृष्टि से सतक्रम शब्द है। तो यहाँ पे तय के हलंत लगा हुआ है और ये सतक्रम शब्द है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है विशेषण। और विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं प्रकट करते हैं या विशेषताओं का बोध करवाते हैं। और यहाँ पे सतक्रम शब्द का जो अर्थ है अच्छे कार्य। और चलते हैं, तो इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। और जिन्होंने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक्स, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके थैंक्स के भागी बने। तो आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।